स्वागत है आपका लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक आपको यूपी स्कॉलरशिप के बारे में पूरी फुल डिटेल जो कि यूजी और पीजी में जो खासकर नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, एडमिशन जो है ना, खासकर जो यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बता दें, 15 तारीख से प्री मैट्रिक के स्टार्ट हो चुके थे। अभी 22 तारीख से आवेदन स्टार्ट हुए हैं यूपी स्कॉलरशिप के। देखो, आवेदन के लिए पूरा मौका दिया गया है और आवेदन करते समय आपको क्या गलती नहीं करनी है और वो कौन से वजह है जिसकी वजह से स्कॉलरशिप छात्रों के नहीं आते हैं जबकि वो एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो उन सारी चीज़ यही दो तीन मेन पॉइंट है, हम टेक्निकल पॉइंट है डिस्कस करेंगे। नहीं तो आवेदन आ चुके हैं, हम आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे। और जो भी छात्र नए हैं वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। देख पा रहे हो स्क्रीन पे फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप क्या है? देखिए, लास्ट ईयर से जो समाज कल्याण ऑफिस है वो आवेदन, जो समाज कल्याण ऑफिस ने आवेदन 2 स्टेप में मांगे हैं। उसका कारण ये है कि बहुत से छात्र जिनके एडमिशन लेट होते हैं या फिर जिनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं या फिर और भी जो कारण की वजह से जो छात्र रह जाते हैं स्कॉलरशिप के वजह से, इस वजह से वो 2 स्टेप में मांगते हैं कि पहले स्टेप में अगर जो कोई छूट जाता है छात्र तो फिर अगली बार वो आवेदन के लिए वेबसाइट ओपन करते हैं और फिर उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि समय बहुत अच्छा खासा दिया हुआ है। आप जब भी आवेदन करो पूरे डॉक्यूमेंट टेक्निकल जो भी पॉइंट है अच्छे से जान जाओ, बिना ये नहीं कि अब आवेदन आ गया है तो बस जल्दी जल्दी आवेदन करके जमा कर दें। ये काम तो कभी नहीं करना है, जल्दी जल्दी कुछ नहीं करना है। बहुत अच्छे से टेक्निकल पॉइंट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। इसीलिए फिर से कह रहा हूँ कि ये देखो, आवेदन के लिए बहुत अच्छा खासा समय दिया है। अगर जो फर्स्ट स्टेप का ही बात करें तो 22 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक का समय है। आप बहुत अच्छे से टेक्निकल पॉइंट जान जाओ और अगर जो आपके पास कागज़ नहीं है तो सारे डॉक्यूमेंट नए बनवा लो, तो आवेदन फिर करना। यूपी स्कॉलरशिप में एलिजिबिलिटी की बात कही जाती है कि एलिजिबल कौन है, तो यहाँ पे वेबसाइट पे सीधा सीधा मेंशन है कि ओबीसी, माइनॉरिटी एंड जनरल के लिए 2 लाख से ज़्यादा इनकम पर एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए और एससी एसटी के लिए 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपके फादर जो है गवर्नमेंट जॉब में या फिर मदर गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। सिंपल सा रूल है एलिजिबिलिटी जो यूपी स्कॉलरशिप का है। अब बहुत से छात्र एलिजिबल होते हुए भी जो टेक्निकल गलती कर देते हैं, फिर वो पूरे साल यूपी स्कॉलरशिप का इस विभाग से उस विभाग दौड़ते रहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी इस बार नए छात्र हैं, जो इस बार आवेदन करने जा रहे हैं, ये वीडियो ज़रूर देखें, बहुत अच्छे से देखें। आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप में जो नए छात्र हैं और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, क्लिक करेंगे एंड देन फ्रेश लॉगिन करके आगे अपना प्रक्रिया करेंगे। जो पुराने छात्र हैं उनको रिन्यूअल लॉगिन करनी है। आगे फिर बता दे रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे उनको ओबीसी एसटी, ओबीसी के लिए ए पैनल बना हुआ है, एससी एसटी जनरल के लिए बना हुआ है और ए माइनॉरिटी के लिए ये बेसिक सी चीज़ें हैं। आपको अच्छे से रजिस्ट्रेशन सब कुछ सही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में गलती होता है तो फिर बाद में सही नहीं होता है, तो रजिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से करना है। बट उससे पहले ये यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पर मेंशन है कि जो भी छात्र छात्राएँ हैं अपनी बैंक खाते में आधार सीडिंग करा लें। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मेंशन है कि चेक योर आधार सीडिंग स्टेटस। अब ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और नए छात्र इसको ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इसकी वजह से टेक्निकल इशू यही है जो मेन रीज़न, अगर जो मैं कहें तो इस यूपी स्कॉलरशिप नहीं आने का भी मेन रीज़न यही होता है। क्या है कि जब आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करते हो तो यूपी स्कॉलरशिप में जो आप अपना अकाउंट नंबर फिल करने वाले हो, उस अकाउंट नंबर में आपका आधार जो है ऐड होना चाहिए। अब आप कहोगे ये तो नॉर्मली सभी के साथ होता है, ठीक है। अपना आधार कार्ड का जो स्टेटस है आप चेक कर सकते हो कि आधार सीडिंग इसी को कहते हैं कि आधार आपके अकाउंट से लिंक होना चाहिए। अभी इस समय जो जो भी अकाउंट नंबर ओपन होते हैं, जो भी अकाउंट ओपन किए जाते हैं, सभी के आधार सीडिंग होते हैं। बट उसमें एक टेक्निकल इशू ये है कि आपका जो मोबाइल नंबर है ना, जैसे आप अपने अकाउंट से मोबाइल नंबर ऐड कराते हो तो मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में ऐड है। यानी कि अब आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर ऐड है वही सेम मोबाइल नंबर आपके अकाउंट नंबर से ऐड होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर जो आपको नहीं पता है कि आपके अकाउंट नंबर से आप जो अकाउंट नंबर स्कॉलरशिप में आवेदन करते वक्त देने वाले हो, नहीं पता है कि आप वो ऐड है या नहीं, पता कर लो। क्योंकि जो मोबाइल नंबर आधार कार्ड से ऐड है वो मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर से ऐड नहीं होगा, तो फिर बाद में जब स्टेटस आना स्टार्ट होता है यूपी स्कॉलरशिप का, उसमें दिक्कत होती है। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आप अपने बैंक में जाओ, पता करो कि वहाँ पे कौन सा मोबाइल नंबर ऐड है और सेम वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से ऐड है या नहीं है। अगर जो ऐसा नहीं है तो आधार कार्ड से भी ऐड हो जाता है। आधार कार्ड की वेबसाइट पे मेंशन है, 50 रुपये लगते हैं
आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा सकते हो। और अकाउंट नंबर में सेम मोबाइल नंबर ऐड नहीं है जो आपके आधार कार्ड में नहीं है तो भी फिर से मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। बात ये है कि जो आपका अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर में जो भी आपने मोबाइल नंबर ऐड करा रखा है वही सेम आपके आधार कार्ड में ऐड होना चाहिए, और ये आधार कार्ड आपके अकाउंट नंबर में होना चाहिए। ये आप बहुत अच्छे से इसको समझ लो, इसी को आधार सीडिंग कहते हैं। और ये अगर जो आपको चेक करना है तो यहाँ पे ये देखिए आधार कार्ड की ये वेबसाइट है, आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि आपके आधार कार्ड अकाउंट नंबर से सीड है या नहीं है। NPCI भी उसको कहते हैं। एक चीज़ फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप अपने अगर जो बैंक में जाओगे और उनको कहोगे कि सर आप चेक कर लो कि NPCI में लिंक है या नहीं है, क्योंकि जो भी इसमें ट्रांजैक्शन नेशनल लेवल या फिर स्कॉलरशिप के आते हैं NPCI के थ्रू ही आते हैं, तो वहाँ पे बैंक वाले आपको बता देंगे कि आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट है आपके आधार कार्ड, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि आपकी कोई कैटेगरी आती है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगी, बट वो पुराना बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट नॉर्मली अगर जो मेरे स्तर पे जो जानकारी है वो कहा जाता है कि 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कैटेगरी तो एक्सपायर होता ही नहीं है, बात सही है, बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि लेटेस्ट आप बनवा लो तो सही है, बहुत बेटर रहेगा। आपके पास पूरा समय दिया हुआ है, कोई गलती नहीं करना है। फोटोग्राफ आपका बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट के बारे में मैंने पूरी डिटेल बता दी है। अकाउंट, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप अगर जो नहीं है तो ठीक कर लेना। और उसके बाद से आपकी मार्कशीट, रिजल्ट आ जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बता दें कि मान लीजिए अभी बहुत सी स्टूडेंट के रिजल्ट लास्ट ईयर के नहीं आए होंगे, जो पुराने छात्र हैं, और वो आवेदन कर देते हैं और उसमें लिख देते हैं रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, तो फिर उसमें नंबर ऐड करने में बाद में बड़ा दिक्कत होगा। तो मैं कहूँगा, यही आपको एडवाइस दूंगा कि रिजल्ट का वेट कर लो। 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है, तो मैं कहूँगा कि उतना तो लेट आपका रिजल्ट तो नहीं आएगा। हो सकता है अगले, अगर जिनका रिजल्ट नहीं आया है तो अगले 15 दिन में आ जाए, अगले 20 दिन में आ जाए। मैं बहुत मैक्सिमम टाइम दे के बता रहा हूँ। तो बिना रिजल्ट आए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें यही आप फिल ऑप्शन करोगे कि रिजल्ट नॉट डिक्लेयर, फिर बाद में थोड़ा दिक्कत होता है। ये बाद में करेक्शन ऐसा नहीं कि हो जाएगा, करेक्शन के विंडोज ओपन होते हैं, आप सही कर लोगे। लेकिन इतना कहूँगा कि रिजल्ट आप वेट कर लो, रिजल्ट आएगा उसमें आप पास्ड लिखना, जो भी रिजल्ट पे मेंशन होगा, जो रिजल्ट पे आपके नंबर हैं लास्ट ईयर के, वो नंबर सही सही फिल करना, तो बेटर होगा। इसीलिए बहुत अच्छा खासा समय दिया गया है। अपने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लो, और जो मैंने टेक्निकल पॉइंट बताए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रख करके करना है। जल्दीबाजी में आवेदन नहीं करना है। यहाँ पे जब आप आवेदन सब कुछ सक्सेसफुली कर देते हो तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो मेंशन है लास्ट ईयर का फाइनल प्रिंट है, जब आप जमा करने जाओगे अपने कॉलेज में, अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कैंपस में, तो यहाँ पे सिग्नेचर आपको लगता है। कैटेगरी जो आपको ज़रूरत है, यहाँ पे आपकी फ़ी रिसिप्ट लगती है, जो करंट सेमेस्टर की जो आप फ़ी रिसिप्ट जमा करते हो। SC ST के लिए फ़ी रिसिप्ट की ज़रूरत नहीं होता है। और आगे बात कर लेते हैं कि अगर जो आप हॉस्टल अगर जो आपने लिया है तो हॉस्टल की रिसिप्ट भी लगती है। बैंक पासबुक लगता है, हाई स्कूल और पिछले हाई स्कूल उस केस में लगता है, डेट ऑफ बर्थ के केस में लगता है अगर जो उनको मैच करना हो, या फिर जो अगर अदर डिटेल उनको ज़रूरत पड़ा, या डिपार्टमेंट से कभी कभी वेरीफाई करानी पड़ती है। अगर जो आप मान लीजिए आर्ट्स डिपार्टमेंट से हैं तो आर्ट्स डिपार्टमेंट से वेरीफाई करा के फिर आपको जमा करना होगा। ये सारी चीज़ें, बेसिक डॉक्यूमेंट जो थे वो हमने सारी चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है। आधार कार्ड के बारे में फिर से मैं बता दूं, मैंने क्या बताया था कि जो आपका अकाउंट नंबर है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, यहाँ पे लिख देता हूँ आपका आधार। ये आपका आधार एक तो अकाउंट नंबर से लिंक होना चाहिए। नॉर्मली इस समय अगर आप खाता खुलवाते हो तो बैंक वाले वो लिंक कर ही देते हैं, उसमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। KYC वगैरह सब कर देते हैं। मोबाइल नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके आधार कार्ड से कोई दूसरा मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इस अकाउंट से जो भी मोबाइल नंबर ऐड है, जो आप अकाउंट स्कॉलरशिप में देने वाले हो, वही मोबाइल नंबर आपके सेम मोबाइल नंबर आधार से भी लिंक होना चाहिए। ठीक है, इसी को फुल प्रूफ प्लान कहते हैं, टेक्निकल पॉइंट कहते हैं, कि बाद में आपका कोई भी इशू नहीं आए। ठीक है, और NPCI रजिस्टर है या नहीं आप अपने बैंक से पता कर सकते हैं। आपका आधार लिंक है नहीं अकाउंट से, ये सारी चीज़ें आप अपने बैंक से पता कर लो। यदि नहीं है तो आप करा सकते हो। देन सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने के बाद ही बिल्कुल सही। और कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट फिर बता दे रहा हूँ, जो भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, देखो एक्सपायरी का कोई इसमें डिटेल कहीं कोई दिया नहीं रहता, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना ना डालें तो बहुत बेटर रहेगा।
ठीक है। और ख़ासकर नए स्टूडेंट तो पुराना डाले ही नहीं, ठीक है, नए स्टूडेंट और पुराने स्टूडेंट को बदलने का ऑप्शन आई थिंक आता नहीं है, पिछले लास्ट ईयर भी नहीं आया था। अगर जो बदलने का ऑप्शन आता है तो आप नया बदलवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब लास्ट ईयर भी नहीं आया था, इस बार भी नहीं आएगा। नए स्टूडेंट को अपना नया ही बनवा कर लेटेस्ट ही डालें, नहीं तो फिर अगले साल भी आप चेंज नहीं कर पाओगे जब तक आप अपनी स्टडी करोगे। तो ये सारी चीज़ जो इम्पोर्टेंट हमने डिटेल बताया है वो चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और फिर से बता दे रहा हूँ, ये डेट यहाँ पे मेंशन है, 22 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है, 31 दिसंबर तक आप आवेदन करिए। और जो चीज़ मैंने बताया उसको ध्यान में रख के करना है, बहुत अच्छा खासा समय इसीलिए दिया गया है। और 2 स्टेप में फर्स्ट स्टेप की जो आवेदन है 22 से 31 है, और फिर दूसरे चरण के लिए आवेदन 1 से लेकर के 31 तक फिर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, और जो मैंने पॉइंट बताए हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और आगे अगर जो कोई भी अपडेट आती है स्कॉलरशिप के बारे में हम आपको बता देंगे। बाकी आवेदन कैसे करना है, नॉर्मल सी बेसिक सी चीज़ है, आप साइबर कैफ़े से करा सकते हैं या फिर खुद से आवेदन बैठ के कर सकते हैं, वो बेसिक सी चीज़ है। लेकिन टेक्निकल पॉइंट बताना वो बहुत महत्वपूर्ण है, हमने वीडियो में सारी चीज़ डिस्कस किया है। बाकी जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करो।